नमस्कार, आईवीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 2021-22 का बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, भाषण किया है, बजट पर जानकारी दी है बजट की। आज हम इसी बजट पे चर्चा करेंगे और इस चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए डॉक्टर राजेश त्रिवेदी जी, जो अध्यक्ष हैं मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के। साथ ही हमारे साथ भूपेंद्र मणि त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं हमारी स्टूडियो में, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं। स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं कि बजट पेश हो चुका है, वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण खत्म कर दिया है। बजट के पिटारे से जो बातें निकल करके आई हैं उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। किसानों की क्या है स्थिति, कृषि क्षेत्र में आखिर क्या मिला है, महिलाओं को क्या मिला है, बेरोजगारों को क्या मिला है, युवाओं को क्या मिला है। इस बजट से जो उम्मीद पाले बैठे थे लोग, आखिर उनको क्या मिला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों की, और हम पहला प्रश्न लेकर जाएंगे डॉक्टर राजेश त्रिवेदी जी के पास। जी राजेश त्रिवेदी जी, जैसा कि आपने बजट बहुत बारीकी से देखा है और सुना है और समझा भी है, ऐसे में किसानों के लिए यह बजट कैसा रहेगा? किसानों के लिए कृषि के मूलभूत आधार की बात आगे बढ़ाने की बात करते हैं ये, ठीक है, इसका स्वागत करेंगे हम जी। उनको उनका एमएसपी लागत से 1.5 गुना देने की बात का प्रयास करेंगे ये जी। देंगे नहीं, प्रयास करेंगे हाँ। जी। चलो उसको भी स्वागत कर सकते हैं जी। लेकिन मेरी समझ में आता है कि बीमा कंपनियों को, बैंकों को, इनके लिए आप सीधा ऐलान करते हो जी। हम इनको देंगे जी। पर किसानों के लिए जो देश का अन्नदाता है उसके लिए आप प्रयास करेंगे, जो है आप खुल के बोलना चाहिए जी कि मैं इनके लिए भी ऐसा कर रहा हूँ। और बड़ी बात तो ये है कि आप जो बातें लोकसभा बैठक के प्रस्ताव पास करते हैं या प्रस्ताव पेश कर रहे हैं बजट पर, उससे पहले आपको बात करनी चाहिए थी दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों से जी। उन किसानों जो बेचारे कई महीने से वहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने उम्मीदें लगाए बैठे हैं आपसे, उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा बजट, ये तो किसानों की आत्मा जानती है या सरकार की नीयत? किसानों की आत्मा जानती है या सरकार की नीयत? कुल मिलाकर के आपका कहने का तात्पर्य यह है कि बैंकों के लिए सीधा ऐलान कि आपको इतना दिया जाएगा, लेकिन किसानों के लिए कोशिश की जाएगी। हम यही प्रश्न लेकर के भूपेंद्र मणि त्रिपाठी जी के पास जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कि बैंकों को सीधा ऐलान, बीमा कंपनियों को सीधा ऐलान, इतना दिए जाएंगे, लेकिन किसानों के लिए प्रयास किए जाएंगे, ऐसा क्यों? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए जो बजट पेश किया है वो वाकई में बहुत सराहनीय है। इसकी हम खुले दिल से प्यार करते हैं। और हम ये, जैसे अभी डॉक्टर त्रिवेदी जी ने कहा कि मतलब 1.5 गुना जी कर देंगे। जी जी। तो कर देंगे नहीं, प्रयास करेंगे। देखिए, इन्होंने ये कहा है, नहीं मेरी बात सुनिए, इन्होंने ये कहा है कि प्रयास करेंगे। प्रयास शब्द का उल्लेख हुआ है हमारे बजट में। करेंगे नहीं, प्रयास करेंगे। किसी भी चीज की एक पहल होती है, जो पहल हुई है हम उम्मीद करते हैं कि इसको भी। तो आप ये मानते हैं कि इससे पहले कोई पहल नहीं हुई थी किसानों की दुर्दशा को सही करने के लिए? नहीं, जब से माननीय नरेंद्र प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, तब से बहुत सारी चीजें उम्मीदों पे ही खरी उतरी, जो देश की जनता भी स्वीकार कर चुकी है। देखिए त्रिपाठी, ऐसा है नहीं त्रिपाठी जी, बात आपकी सही है, मैं मानता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक योग्य प्रधानमंत्री हैं, सक्षम प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल, और लौह पुरुष प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो उनका एक मूलभूत सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, वो कहाँ खो जाता है बजट के समय? वो सामने आना चाहिए। बिल्कुल, सबकी बात करिए आप। नहीं, ये बात सही है, लेकिन जैसे अभी देखिए कोरोना काल में पूरा देश डिस्टर्ब रहा, उसमें भारत भी कहीं ना कहीं उससे
अछूता नहीं है। रहा। हाँ, लेकिन सही कह रहे कहने हैं। का मतलब अभी जो भी बजट पेश किया गया है उसमें चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य हो, बैंक हो, बीमा हो या कृषि हो, तो कहीं ना कहीं इससे एक लोगों को जो उम्मीद थी उस उम्मीद पे ये बजट खरा उतर रहा है। और मैं कहाँ खरा उतर रहा है आप बताइए ना। नहीं, लेकिन किसान मैं किसान कहाँ खरे- मैं जी, सवाल करता हूँ। 1.5 गुना MSP दे रही जी, है जी, जी। सरकार। मैं सवाल करता हूँ हाँ कि भूपेन जी जब भूपेन जी कोरोना काल के समय हाँ जी कोरोना काल के जी। समय सबसे अधिक गति दर्ज की गई कृषि के क्षेत्र में, हम्म, फिर उसकी उपेक्षा क्यों हो रही है? बिल्कुल हर जगह फेल थे जी। उनकी, उनको आप दे रहे हैं और बिल्कुल। कृषि आगे बढ़ी उसको देना चाहिए आपको। राजेश जी डॉक्टर राजेश त्रिवेदी जी का कहना है कि जब कोरोना का काल था तो 13% से 17% तक कृषि क्षेत्र में विकास हुआ। यही एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें विकास हुआ, बाकी सब में गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में इसके लिए प्रयास क्यों, प्रयास शब्द का इस्तेमाल क्यों बजट में? ऐलान होना चाहिए इस पे। जी भूपेन जी। ये आप जो कह रहे हैं डॉक्टर त्रिवेदी जी, ये सत्य है कि इस पे डिसीजन होना चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अभी जो बजट पेश किया गया है उसको थोड़ा वेट किया जा सकता है और आगे देखिए। नहीं, आप बहुत कितना सारी वेट चीजें- कराएंगे? केवल किसानों को बॉर्डर पर वेट कराएंगे, नहीं, बजट में भी बा- वेट कराएंगे, किसानों को ही वेट क्यों कराएंगे? आप ये बताइए ना। इसमें वेट क्यों करेंगे भाई? सरकार आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। हम्म। आप जो चाहें कर सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं। जब आप नोट बंद कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं आप। साफ कहिए क्या करने जा रहे हैं। किसानों के जी। किसानों को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी प्रयास किए वो सही किया, हाँ, सही तरीके से किया। हाँ, दूना कर रहे हैं, दूना कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी हाँ उनकी आय दूना कर रहे हैं, लेकिन 1.5 की गारंटी नहीं दे रहे हैं। डेढ़ गुना करने की गारंटी नहीं दे रहे हैं और भाषणों में दूना कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अब इसके लिए तो जी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। नहीं, धैर्य देखिए, कितना रखे हमारे- आदमी? सीमा पे धैर्य रखे, जाकर के दिल्ली के बॉर्डर के सीमा पर धैर्य रखे, बजट में धैर्य रखे। कितना धैर्य रखाएंगे आप? नहीं, धैर्य तो इसलिए कहेंगे कि नहीं, आप देखिए, स्वतंत्र अभी- पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार की तरह बात करिए। कितना धैर्य रखाएंगे आप? देखिए मैं मानता हूँ भूपेन मणि त्रिपाठी जी, आप पत्रकार के रूप में अगर जी। देखें तो ज्यादा अच्छा दिखाई पड़ेगा। शायद आप नहीं, चश्मा वो तो नहीं जो- आप नहीं, नजरिया नहीं, हाँ, सरकार का देखिए- चश्मा उतार दीजिए ना। देखिए सरकार जो है आपको तो मानना ही पड़ेगा कि जब से सरकार बनी है ये बातें क्या होती हैं, काम क्या होता है। मैं इसकी बात करता हूँ, जो कहिए उसे करके दिखाइए। बातें बड़ी बड़ी पर काम धरातल में नहीं दिखाई पड़ता है। यही इस बड़ी समस्या है। बजट में आप जो है हाई फाई लोगों की बात करते हैं, पर जो मूलभूत एक आम आदमी है, मध्यम वर्गीय है, निचले वर्ग का है, उसके लिए क्या हो रहा है? उसके लिए कोई प्रयास करेंगे? नहीं, उसके लिए भी हाँ, दावा होना बताइए। चाहिए। तो मैं बताइए ना, आप देखिए, बताइए ना इस बजट भाषण में जो निचले वर्ग के लोग हैं उसके लिए क्या किया गया है? बताइए आप। सब देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ, हम्म। सारे मूलभूत सुविधाओं को लेकर वही तो मैं कह रहा हूँ। पेश किया गया। वही उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे आदमी को ये ना लगे कि हमारी उपेक्षा की गई है। जी, डॉक्टर राजेश किसानों की- त्रिवेदी जी भी तो यही कह रहे हैं नहीं। कि अन्य क्षेत्रों में आप ऐलान कर रहे हैं, किसानों के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? किसानों के लिए उसकी गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं? MSP पे गारंटी नहीं देंगे, कृषि बिल आप ला देंगे, नरेंद्र उसके बाद मोदी जी का जी। जो भी कमिटमेंट होता है वो एक तरह से कंफर्म होता है। अच्छा, उस पे करना ही करना है और उन्होंने कह दिया कि हम 1.5 गुना करेंगे तो वो होना है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा है। ये कह देते तो दिक्कत ही नहीं होती। उन्होंने कहा कि प्रयास करेंगे। अब ध्यान से देखिए ना, उन्होंने प्रयास किया है। प्रयास ही सफल अरे होता है। सर, जो प्रयास करता है वही सफल होता है और उसी पे चीजें लागू होती हैं। जी, प्रयास कितना करने वाला सहमत है आप? व्यक्ति- डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजेश त्रिवेदी, कितना सहमत हैं आप? मैं इनसे बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ। दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। बिल्कुल आप झूठ बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। जो आप बात करते हैं बैंक के क्षेत्र की कि मैं इतना दे रहा हूँ, बीमा क्षेत्र में मैं इतना दे रहा हूँ, अच्छा, ये चीज साफ कहिए कृषि में मैं इतना दे रहा हूँ, ठीक, प्रयास ठीक। नहीं करूंगा। जी, बैंकों से डूबे हुए कर्ज की उगाही का प्रयास किया जाएगा। प्रयास किया जाएगा यानी कि जो डूबे हुए हैं उनके उगाही का प्रयास किया जाएगा। यहां भी प्रयास किया जाएगा। कोई गारंटी है इस सरकार की? कहीं कुछ देगी, गारंटी देगी कि नहीं हम उगाही करेंगे ही करेंगे, उनकी परिसंपत्तियों से वो वसूलेंगे ही वसूलेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े? इस तरह का क्यों नहीं ये भाषा का इस्तेमाल किया गया? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है? हमारी जी। वित्त मंत्री निर्मला जी ने जो अपना भाषण दिया है, जी। उनके भाषण में, बजट भाषण में कहीं भी पारदर्शिता दिखाई नहीं पड़ी। उन्होंने जो है अपने पूरे भाषण को कुल मिलाकर के भ्रमित करने का प्रयास किया है। भ्रमित करने का प्रयास किया है। जी भूपेन जी और बताइए, हर भ्रमित क्षेत्र- करने का इसमें प्रयास हर क्षेत्र किया, भ्रमित है इसमें। क्या कहना है आपका? स्पष्टवादिता है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। भ्रमित करने का कोई प्रयास नहीं दिख रहा है इसमें। ये साफ साफ दिख रहा है कि जो बजट पेश किए गए हैं उसको पूर्ण रूप से
लागू भी किया जाएगा और उस पर अब देखिए काम भी किया जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा आप जो डॉक्टर त्रिवेदी जी आप कह रहे हैं कि निष्पक्षता नहीं है, ऐसा नहीं है। देश की बजट एक हर जनता के लिए सही है और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये बजट लोगों को खुशहाल रखेगा और इसको एक चीज़ ठीक है भूपेंद्र जी, हम आपकी बात मान लेते हैं थोड़ी सी, लेकिन एक चीज़ और भी ज़रा हमें बता दीजिए कि डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर सेस, पेट्रोल पर 2.5 यानी कि 2.5 रुपये सेस, कृषि सेस लगाया गया है, कृषि सेस लगाया गया है, ये कर है, ठीक है। जिस तरह से यह गारंटेड लगा दिया गया है, अन्य जनता से वसूला जाएगा वो टैक्स। सेस मतलब यही होता है कि जो उस क्षेत्र में जो प्रति लीटर जो ज़्यादा सेस लगेगा उस क्षेत्र के लिए वो पैसे चले जाएंगे। कर के अतिरिक्त यह सेस है तो ये लगा दिया गया है, ये गारंटेड है, लेकिन 1.5 गुना देने की गारंटी क्यों नहीं है? जहां जनता से वसूलना है, उसको लूटना है, खसोटना है, वहां पे सेस लगा हुआ है। डीजल पे सेस है, डीजल पे 4 रुपये प्रति लीटर सेस लगाया गया है। आप बताइए, डीजल का उपयोग किसान ट्रैक्टर के लिए करता है, यानी कि जब वो 4 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त देगा तो उसे डीजल मिलेगा, तो खेत की जुताई करेगा। सबके पास ट्रैक्टर नहीं होता। 1 रुपये अगर जो ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए भूपेंद्र जी, 1 रुपये अगर जो बढ़ता है ना डीजल का दाम, तो ये होता है कि 10 रुपये जुताई बढ़ जाती है प्रति कट्टा के हिसाब से, प्रति कट्ठा के हिसाब से। यानी क्या होगा, क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी, किसानों से लूट लिया जाएगा। लेकिन जब उपज का 1.5 गुना देने की नौबत आ रही है तो आप प्रयास करोगे। क्यों प्रयास करोगे भाई? इन्हें साफ बोलना चाहिए। ये बजट है, किसानों के साथ खिलवाड़ है। क्यों नहीं मानते इस बात को? क्या कहना है आप बताइए। जैसा आप कह रहे हैं वो सही है। नहीं सही है, हम तो मानिए ना इस बात को कि सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। किसान से बात करके उस चीज़ का जो अभी त्रिवेदी जी ने कहा कि बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, धरना हो रहा है, उसके लिए कई बार प्रयास किया गया। ठीक है कि बात बैठ के समझ लिया जाए, लेकिन अब उसमें देखिए जो हुआ, अभी आपने देखा गणतंत्र दिवस पे, उसमें नहीं, इसमें गणतंत्र दिवस कहाँ से आ गया? किसानों ने बताइए ना। किसानों की आड़ में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हाँ, नहीं होना चाहिए था। वही रीजन है कि किसानों का जो बातचीत का नतीजा है वो बेनतीजा होता जा रहा है, क्योंकि उसमें जो लोग बाहरी इन्वॉल्व हैं वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि देखिए, डिबेट को घुमाइए मत, डिबेट को घुमाइए मत, सरकार की और किसान की डिबेट को घुमाइए मत, लेकिन डिबेट को घुमाइए मत भूपेंद्र जी, डिबेट को घुमाइए मत। हम आप आना चाहेंगे डॉक्टर राजेश त्रिवेदी जी के पास। विषय को घुमाने के बजाय, माफ करिएगा, जैसे आपने देखा डॉक्टर साहब, मैं तो सलाह दूंगा भूपेंद्र जी, विषय घुमाने के बजाय आप अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को सलाह दीजिए कि भाई तो भाषण चलेगा बजट का, कई दिन बहस में होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में स्पष्ट बात कहें वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, वहां पर ये ना कहें मैं प्रयास करूंगा। वित्त मंत्री को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था, बजट में उल्लेख करना चाहिए था। जब 4 रुपए प्रति लीटर डीजल पे सेस लगा रही हैं आप, 2.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पे सेस लगा रही हैं आप, यानी कि कृषि क्षेत्र को देने के लिए आप कर रही हैं, तो 1.5 गुना देने में क्या दिक्कत है? सीधे सीधे लिख देती कि 1.5 गुना दिया जाएगा। वही कह रहे कुशवाहा जी, अभी जो गलतियां रह गई हैं इनके बजट भाषण में, उन्हें पूरा किया जा सकता है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में इसको स्पष्ट करें जी कि इन्हें जो क्या करना है, करने का प्रयास नहीं, क्या करना है, इन्हें ये बोलना चाहिए। क्यों मानते हैं भूपेंद्र जी? सहमत है? मैं सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री को इस पे किसानों को बैठ के जो भी उनकी समस्याएं हैं पहले उसको सुन के इसका समाधान निकाला जाए। हाँ, उसके बाद जो आपने कहा कि 1.5 गुना हम देंगे, उसको भी देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल अगर देते हैं तो भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश माना जाता है और है भी, तो अगर किसानों की आय बढ़ेगी तो देश की तरक्की संभव है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपने एक आश्वासन दिया है कि 1.5 गुना हम कर देंगे, उसको आप कर दीजिए, ताकि जो देश के जो किसान हैं जो इतनी बड़ी समस्याओं से गुजर रहे हैं वो समस्याएं उनकी खत्म हो और देश तरक्की की तरफ बढ़े। देश तरक्की, ये सही है, ये बातें सही हैं और आप सहमत हुए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और भी कई सेगमेंट हैं जिस पे आपसे चर्चा होनी है। तो किसानों के लिए तो यही रहा कि कम से कम सरकार को
खुले तौर पे जिस प्रकार से सेस लगा करके अपना राजस्व इकट्ठा करेगी, उसी प्रकार से जो एमएसपी है, किसानों की आय है, उसको 1.5 गुना करने की अगर जो बात कर रही है बजट में, तो उसको गारंटेड कर दे और उसको मिलना चाहिए। किसानों का यह अधिकार है। आगे हम आते हैं किसानों की जो एक दूसरा वर्ग है, ग्रामीण क्षेत्रों की। हम ग्रामीण क्षेत्रों की ही बात करेंगे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ही हमारा भारत बसता है। लगभग 60% जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है, और अगर जो गांव विकसित होंगे तो अपने आप ही हमारा भारत विकसित हो जाएगा। मानना हमारा यही है। गांव की एक डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछूंगा सवाल, इसलिए इस पे गौर करिएगा कि गांव में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती, या बहुत छोटा कहीं टुकड़ा जमीन का होता है, नगड़ मान लिया जाए उसको, 1 कट्ठे 2 कट्ठे या डिसमिल में होते हैं जी। ऐसे लोगों की जीविका खेती से नहीं चल पाती। वो होते हैं कृषि मजदूर। तो इस बजट में क्या कृषि मजदूरों के लिए कुछ किया गया है? ऐसा आपको लगता है? उनके हितों का ध्यान इसमें कहीं नहीं रखा गया है। कृषि मजदूरों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। ये सिर्फ कृषि की बात करते हैं, उपज का मूल्य देंगे, बढ़ा देंगे। तो कृषि मजदूरों के लिए उनकी घोषणा में कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि उन्होंने कुछ किया भी है उनके लिए, जबकि उनके लिए भी होना चाहिए। सबसे निचली व्यवस्था तो उन्हीं के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। भूपेन जी, इस राय से आप सहमत हैं? हाँ, डॉक्टर त्रिवेदी जी की राय से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल कि ग्रामीण क्षेत्र में किसान बहुत हैं और बहुत गरीबी भी है जी। वहाँ के लोग धन न होने के कारण या जमीन न होने के कारण उपज उस स्तर पे नहीं कर पाते हैं जिस स्तर पे होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो देश का विकास मतलब तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं बजट में इसकी कमी महसूस हो रही है कि जो कृषि मजदूर हैं उनके लिए शायद ध्यान नहीं रखा गया है। नहीं, ये मैं अभी मतलब इसको नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये क्यों नहीं कह सकते? अगर जो हुआ है तो बताइए। होना चाहिए था जी। नहीं, होना चाहिए था, लेकिन अभी बजट जब पूरा एक तरह से आदमी जैसे पूरा बजट हम जब समझ लें, फिर हम देखते हैं कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं रखा गया होगा, क्योंकि देखिए बहुत शॉर्टकट में अभी बजट देखा गया, और इसको जब विस्तार में जाएंगे तो संभव है कि ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं रखा गया होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस चीज का बखूबी जानते हैं कि किसानों से हमारी जो देश की तरक्की वो संभव है, और जब उनकी व्यवस्थाओं की बात करते हैं मोदी जी ये जानने के बाद भी तो ऐसा ऐसा जो आप कह रहे हैं कि उसको एक बार देख लिया जाए, विस्तार से देखने पे ये देखा मतलब अभी तक तो देख ही रहे हैं ना। इनकी जब भी जो भी मतलब सरकार बनी है, पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 2 का तीसरा साल है और तीसरा बजट है, तो अब तक तो देख ही रहे हैं, हुआ तो कुछ नहीं। आगे कितने साल और 2 साल और देख लें? नहीं, 2 साल नहीं, इसी बजट में कुछ ना कुछ उसमें उम्मीदें और होंगी जो अभी आप भी नहीं, तो वो उम्मीद बता दीजिए ना, होंगी तो वो उम्मीद आप बता दीजिए। मैंने एक बार कहा कि मैं विस्तार से बजट नहीं देखा हूँ, तो मैं इसका जवाब कोई बात नहीं, जब देख लूंगा तो मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक। दूसरी बात आती है, चलिए ठीक है भूपेन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये महिला हैं, वित्त मंत्री हमारी जो हैं महिला हैं, और ये तीसरा बजट है उनका। बजट में महिलाओं के लिए कुछ क्या खास रहा है? भूपेन जी, कुल मिलाकर के देखिए, महिला सुरक्षा से संबंधित मामले बहुत ज़्यादा आते हैं जी। तो महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर जो संसाधन सरकार मुहैया कराती है, सुरक्षा के संसाधन, और मजबूत करती है, जो भी अपनी पुलिसिंग व्यवस्था है उसको टाइट करती है, और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जो आधुनिक यंत्र अगर जो सुरक्षा कर्मियों को उपलब्ध करवाती है, तो हमको लग रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों डॉक्टर साहब? त्रिवेदी जी, तो हम ये कहेंगे कि इस बजट में क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए
पुलिसिंग व्यवस्था तो मजबूत होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ इन्हें एक सुझाव मैं दे रहा हूँ कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान में, प्रत्येक विद्यालय में महिलाओं को पढ़ाई के साथ साथ एक आत्मरक्षा की भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसकी अलग से व्यवस्था होनी चाहिए बजट में, कि वहाँ पर जो है कराटे या मार्शल आर्ट या किसी भी तरह से यदि किसी मतलब थर्ड पर्सन का हमला होता है या कुछ आपत्तिजनक होता है, उससे बचने के लिए महिला स्वयं सक्षम हो, बालिका स्वयं सक्षम हो, जिससे इस देश में दोबारा निर्भया ऐसी घटनाएं ना होने पाएँ। क्योंकि हर बार जब भी ऐसी घटना हो जाती है तो हम कंडीरमा जला लेते हैं, बिल्कुल निंदा कर लेते हैं, आंसू बहा लेते हैं, बाद में फिर भूल जाते हैं। इसलिए इसकी व्यवस्था बजट में होनी चाहिए कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान में, खास तौर से जहाँ महिला विद्यालय हैं, बालिका विद्यालय, वहाँ पर बिल्कुल बालिकाओं की सुरक्षा के लिए अलग बजट होना चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था तभी संभव है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और इस तरह की व्यवस्था होनी भी चाहिए। तो महिला के सुरक्षा से संबंधित एक चीज़ और आते हैं कि हेल्थ पर, जैसे कि जो खर्च हो रहे हैं 2.23 लाख करोड़ रुपए। अब आपको बताएं डॉक्टर साहब कि ये जो हेल्थ पे खर्च करने की सरकार की योजना है, बजट में जो उल्लेख किया गया है, ये जो धन है ये पिछले धन से 137% ज़्यादा है, जिसमें से 35,000 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए है। ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन ये खर्च जो हैं, जो 2.23 लाख करोड़ रुपए के हैं, ये जो स्वास्थ्य पे खर्च हो रहे हैं, ये आम जनता उससे लाभान्वित कितनी होती है, ये महत्वपूर्ण रखता है। सही बात आपकी है जी। स्वास्थ्य क्या इसमें अनुभव है आपका? मैं यही पूछना चाहता हूँ। स्वास्थ्य पर इनकी सीधा सहायता वास्तव में जो है प्रशंसा की जा सकती है जी, लेकिन प्रशंसा सही मायने में तब मानी जाएगी जब इनके बजट का पूरा लाभ जनता को मिले, बिल्कुल जनता तक पूरा पैसा पहुंचे। जी जी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी योजनाओं में वहां से चलता है कितना, पब्लिक पास कितना पहुंचता है, सब जानते हैं, और उसको रोकने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए जी कोई मूलभूत व्यवस्था नहीं होती सरकार के पास। जी जी जी। और क्यों नहीं होती? चूंकि उसमें चेन सिस्टम होता है नीचे लेकर के ऊपर तक, तो ये इस पे रोक लगानी चाहिए। रोक लगे तभी इनकी जो है जो इच्छा शक्ति है प्रधानमंत्री जी की वो पूरी हो सकती है और स्वास्थ्य पर प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। जी भूपेन जी, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य के समय में जो भी कोरोना काल में देश, भारत एक ऐसा देश रहा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई एक ऐसी आपदा थी जिसमें हर आदमी उससे पीड़ित रहा, लेकिन हमने देखा कि वैक्सीन या जो भी है हमारे देश में जो भी चीज़ें हुई वो अन्य देशों के मुकाबले बहुत अच्छा रहा। उसमें एक उत्तर प्रदेश में देखिए अभी WHO की रिपोर्ट आई थी कि मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वैक्सीन नंबर 1 पे रहा जी, जिसमें ये सराहनीय कदम था। और स्वास्थ्य विभाग में भी देखिए ये आज से गड़बड़ियां नहीं आ रही थी, ये पहले से आ रही हैं जी। इसको ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त कदम उठाए, जिस कदम के उठाने से बहुत लोगों ने उसको लगा कि स्वास्थ्य विभागों में भी अब इलाज होता है। नहीं तो पहले क्या था कि लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ भागते थे। अब देखिए हर स्वास्थ्य विभाग का सरकारी विभागों में लाइन लगी रहती है। कारण है इसका कि अब डॉक्टर भी टाइम पे बैठते हैं और सुविधाएं भी मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है अगर हर स्टेट, अरे सर अब बखान मत करिए, हाँ बखान मत करिए, हमें पता है कि कितना वहाँ पर मिलता है। पर्ची बाहर लिख के डॉक्टर लिखते हैं और बाहर से दवा खरीदी जाती है और पता चल नहीं, वो चीज़ें ना कहिए। वो ये अलग बात है कि आज जो है अब 137% ज़्यादा जो है 137% ज़्यादा हेल्थ के लिए पैसे आवंटित किए गए हैं इस बजट में, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है। हाँ, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उससे लोगों को लाभ होना चाहिए। अब ये चीज़ें हैं कि इसमें उल्लेख ये है कि 75,000 हेल्थ सेंटर देश भर में खोले जाएंगे। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है भूपेन जी जी। और 17 पब्लिक हेल्थ यूनिट भी लगाई जाएंगे, ठीक है जी, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन क्या इस हेल्थ यूनिट को सुचारू रूप से ये लगाने के लिए, ये तो अच्छी बात है, हो ठीक है, लेकिन जो पर्ची लिख करके जो गरीब दवा कराने जाते हैं सरकारी अस्पतालों में, PSC या CSC में,
तो वहाँ से पर्ची लिख करके वो बाहर के दुकानों से दवा खरीदते हैं। इसके लिए कोई प्रावधान या कुछ जब तक नहीं होगा, क्या ये पैसे भेजा नहीं जाएंगे? जी आपकी बताइए। मैंने क्या कहा कि पहले से ये चीजें जो चली आ रही हैं जी। उसको एक दिन में नहीं खत्म किया जा सकता। जी, जी। ठीक है, इसके लिए टाइम चाहिए। और देखिए, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें बदल गई शक्ति के कारण, बहुत सारी जगहों पे सुविधाएं अच्छी मिलने लगी। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रयास किया जा रहा है, और कोई भी चीज जो एक बार बिगड़ जाता है उसको ठीक करने में टाइम लगता है। तो हम तो मानते हैं कि भाई, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपने सख्त तेवर में रहते हैं, उस तेवर के हिसाब से तो योगी जी चीजें कुछ भी करें, लेकिन केंद्र का बजट पेश हुआ है, और ये इसमें कितना अंशदान राज्य को जाएगा ये अलग की बात है। लेकिन जो केंद्र की व्यवस्थाएं हैं, केंद्र के जो ये राज्य सरकार को जो पैसे दिए जाते हैं उनको स्वास्थ्य के लिए या अन्य चीजों के लिए, उसका इस्तेमाल भी तो सही होना चाहिए ना। मैंने क्या हमारे कहा कहने कि का- हर जी, स्टेट का मुख्यमंत्री अगर जी। सही तरीके से काम करे, जी मॉनिटरिंग कराए, जी। वो अपने विभाग पे जो भी उसके अधिकारी नियुक्त होते जी। हैं, वो अगर सही तरीके से मॉनिटरिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लाभ जो है गरीब जनता या आम जनता जिसको जो स्वास्थ्य विभाग से पीड़ित हो जाते हैं या बिचौलियों के थ्रू दवा ब्लैक में खरीदने के लिए मजबूर होते हैं, उनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। शिकायतें जो मिलती हैं वो सही जगह पे सही टाइम पे अगर होती रहें, जी डॉक्टर तो साहब। उनके खिलाफ कार्रवाई होंगी। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब। बात सिर्फ दवा की नहीं है जगह। आप देखिएगा कि जब सरकारी अस्पताल में जब जाते हैं मरीज अपने इलाज के लिए, तो उनको वहाँ पे दवा की पर्ची बाहर से लिखी जाती है। साथ ही साथ वहाँ व्यवस्थाएं इतनी नगण्य होती हैं कि एक्सरे लेना हो तो बाहर से, अल्ट्रासाउंड होना हो तो बाहर से, अंदर तो पास है क्या है। आप जो पैसा दे रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, तो व्यवस्था ऐसी रखनी चाहिए कम से कम वहाँ पर जो है अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं अस्पताल के अंदर ही मिले। ये ना हो कि डॉक्टर सब कुछ बाहर से लिखे। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वहाँ पर अस्पताल के अंदर मशीन है और मशीन खराब पड़ी महीना, बिल्कुल खराब पड़ी रहती है, चालू नहीं होता वहाँ पे। जी तो अब देखिए डॉक्टर साहब, ये जो 75,000 हेल्थ सेंटर बनाने की बात कही गई है और 17 पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाने की बात कही गई है, इसके जगह पे जो आपके सामान जंग खा रहे हैं, एक्सरे मशीन जंग खा रही है, और भी तमाम चीजें हैं जो उपकरण, जांच के उपकरण आपके जंग खा रहे हैं, बेकार पड़े हुए हैं, उसको सही करा लेते। पहले उन्हें सही करें, उन्हें क्यों? सही करें, भूपेंद्र शायद ज्यादा जी, ज्यादा मैं सही होगा। सहमत हूँ। जी। और ये सही है कि जो मशीनें करोड़ों में आती हैं, वो मशीनें लग तो जाती हैं, लेकिन उसका सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं होता है, जिसके कारण वो मशीनें हॉस्पिटलों में जंग खा के खत्म हो जाती हैं। तो ये सही है कि मतलब जो इसका मॉनिटरिंग करने वाली व्यवस्था है उसको सही होना चाहिए, और उस पर जो भी है उस पर एक्शन लेना चाहिए, तभी ये देश स्वास्थ्य की जो भी जी बिल्कुल व्यवस्थाएं हैं वैसे- वो सुचारू रूप से चल। वैसे देखिए, बजट के विषय में तो जहाँ तक मैंने सब कुछ इनमें देखा है जी कि इनका मतलब आप नई बात ना कहिए, जो पुरानी चीजें हैं उनको ही सही कीजिए। हाँ। हर क्षेत्र में जी पब्लिक अपने आप खुश हो जाएगी, जनता अपने आप खुश होगी जो है। मतलब पिछली बातें सही नहीं कर पा रहे हो, आगे तुम नए की बात करते हो, नए का ऐलान करते हो। हाँ, तो अब क्या जरूरी है कि वो बन जाने के बाद भी उसी तरह से ना हो जाए? ना हो जाएगा। हाँ। इसलिए आप जो कुछ आपके पास पहले का था उसे सही कीजिए। बिल्कुल। वो चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे शिक्षा में हो, बिल्कुल तभी खुशहाली बढ़ेगी, तभी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि अब सामान्य जो परिस्थितियां हैं, जो भी बजट आया है, कहीं से ठीक लग रहा है, तो कहीं जो है वो ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ियां इसमें दिख रही हैं, कहीं कुछ जो पैसा है उसको सही तरीके से किस तरह से खर्च किया जाए, किस तरह से व्यवस्थित किया जाए। पैसे तो दे दिए जाते हैं, लेकिन सारी जो चीज़ें हैं अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत ही घाल मेल वाला चीज़ लगता है। तो इस बजट को देख करके कहीं संतोष नहीं दिख पा रहा है। तो फिलहाल इस डिबेट में हम इसको अब यहाँ पे रोकना चाहेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संजय द्विवेदी जी जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र मणि आप भी जुड़े हुए थे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं। आप लोग इस डिबेट में हिस्सा लिए और बातचीत किए, बजट पे चर्चा हुई, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।